नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए पॉलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। पॉलिटी में हम सारी चीज़ों को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, इस क्लास को आप डेफिनेटली देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि एनटीपीसी की पॉलिटी अलग होगी और जीडी की पॉलिटी अलग होगी या आरओ के लिए पॉलिटी अलग होगी। हर एग्जाम में बस पेपर का लेवल चेंज होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इन टॉपिक के हम क्वेश्चन लगा लेंगे कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे गए, जिससे सारी चीज़ें आपकी बहुत आसानी से रिवाइज हो जाएंगी। अगर आप गुणवत्ता और मेहनत से समझौता नहीं करते, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि शॉर्टकट में मिल जाए, आपको लग रहा है कि भैया मूल अधिकार के 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, नागरिकता के 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट जाएंगे, तो फिर आई एम सॉरी, आप गलत जगह हो। अगर आप एडवांस लेवल अच्छे तरीके से पॉलिटी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज आप क्लास को स्किप कर सकते हो। भले 2 बच्चे पढ़ें, लेकिन उन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए ताकि इन चीज़ों को दोबारा से ना पढ़ना पड़े। आपने सोचा है आपने कितनी बार पॉलिटी पढ़ी होगी, कितनी बार हिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन फिर जैसे एग्जाम आता है आपको फिर से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेते। हम क्या करते हैं, चीज़ों को अपने लेवल पे, शॉर्ट लेवल पे चाहते हैं। हमें हर चीज़ ना 2 मिनट वाले मैगी जैसे चाहते हैं। हमें लगता है कि 10 क्वेश्चन मौलिक करके लगा लिए। आप यूट्यूब में देखो कि बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, मौलिक अधिकार से 10 क्वेश्चन लगा के जाइए, इससे बाहर नहीं फंसेगा। भैया जब आपने पूरा फंडामेंटल राइट को बेटर तरीके से पढ़ लिया, आप किसी भी एग्जाम में देने चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एक बार पूरी थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे संविधान का भाग 2 में हमने पढ़ा था नागरिकता। मैंने बताया था कि संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, जिसमें भाग 1 में संघ और राज्य का उल्लेख है। इंडिया भारत राज्यों का संघ है। कैसा संघ है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भाग 1 में हमने कैसे रियासतों का एकीकरण किया, कैसे हमने राज्यों का गठन किया, कैसे संविधान संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्यों का पुनर्गठन किया, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। फिर इन राज्यों से पहले हमने गुजरात बनाया, महाराष्ट्र बनाया, तो हरियाणा बनाया। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, ये सब चीज़ें हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फिर हमने स्टार्ट किया था भाग 2 में हमने कहा था नागरिकता का उल्लेख है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान है। देखो, नागरिकता कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद के पास है। नागरिकता प्रदान कौन करता है, भारत सरकार का गृह मंत्रालय नागरिकता प्रदान करता है। संसद ने सबसे पहली बार 1955 में नागरिकता कानून बनाया था। इसके बाद हमने समय समय पर इसमें संशोधन किया। 1955 के बाद 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। अब तक हमने 6 बार नागरिकता कानून में संशोधन कर चुके हैं। पहला संशोधन कब किया था, पहला संशोधन हमने किया था 1986 में। नवीनतम संविधान संशोधन कब किया, 2019 में, जिसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जानते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है, 6 में क्या लिखा है, ये हम इससे पहले की क्लास में डिटेल से समझ चुके हैं। एक बार फिर से समझ लें, क्योंकि आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप क्लास को देखिएगा, एक बार नोट्स बनाइएगा, एक बार ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती है, पढ़ लीजिए। तो इतना काम आप कर लीजिए, बाकी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। अनुच्छेद 5 में हमने कहा था संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जिस दिन से हमने नागरिकता के प्रावधान को लागू कर दिया, उस दिन से जो व्यक्ति भारत में होगा, भारत सरकार उसको स्वतः नागरिकता दे देगी। अनुच्छेद 6 और 7 में, अनुच्छेद 6 में हमने कहा कि पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं, भारत सरकार उसको नागरिकता दी। अनुच्छेद 7, जो भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहा है, भारत सरकार उसकी नागरिकता खत्म कर देगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम सिर्फ एक देश की नागरिकता को ग्रहण करने को कहते हैं। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी। दूसरी बात, एकल नागरिकता का तात्पर्य है कि भारत में रहने के लिए आपको सिर्फ भारत की नागरिकता लेनी होती है। आप जिस स्टेट में रहना चाहो रह लो। ऐसा नहीं होता कि आपको मध्य प्रदेश की अलग नागरिकता लेनी होती, उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता।
जो पहली बार क्लास को देख रहे होंगे उससे लग रहा होगा कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा है। ये चीज़ें हम इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके, यहाँ मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, इसलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में मूल रूप से भारतीय पीआईयू हम किससे कहेंगे? जिसके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? मूल रूप से भारतीय। अनुच्छेद 9 में हमने कहा कि भाई अगर हम नागरिकता दे सकते हैं तो जरूरत पड़ने पर हम नागरिकता समाप्त भी कर सकते हैं। भारत में 3 प्रकार से नागरिकता का अंत होता है, त्याग से, वंचित से, वर्गसात से। अनुच्छेद 10 में नागरिकों के जुड़े अधिकार, कि भाई कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलेंगे, जैसे मतदान का अधिकार, निर्वाचन का अधिकार, ये सारे अधिकार किसको? सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को। इसके साथ साथ अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 में प्राप्त अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। अनुच्छेद 11 में हमने कहा कि संसद क्या करेगी? नागरिकता कानून बनाएगी। संसद ने पहली बार कब बनाया था? संसद ने पहली बार 1955 में नागरिकता कानून बनाया था। इतनी सारी चीज़ें हमने पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि नहीं? अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो कि भैया भारत में नागरिकता कैसी है? देखो, हमारे भारत में है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया? एकल नागरिकता का प्रावधान लिया हमने ब्रिटेन से, अर्थात हमें सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की नागरिकता लेनी होती है। भारत सरकार के अंतर्गत हम जिस प्रांत में रहना चाहें रह सकते हैं, हमें प्रांत की अलग से नागरिकता नहीं लेनी होती। जबकि अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता। पहले तो आपको अमेरिका की नागरिकता लेनी होगी, फिर अमेरिका में आप जिस स्टेट में रह रहे हो आपको उस स्टेट की भी नागरिकता लेनी होगी। हमारे भारत में एकल नागरिकता है जिसका प्रावधान लिया था हमने ब्रिटेन से। और देखो, अनुच्छेद हमने 11 में कहा था कि अगर कल हमें भविष्य में अलग अलग नियम कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, कि भाई हम अलग अलग लोगों को नियम कानून ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि लोगों को नागरिकता दी रहे, तो नागरिकता कानून हमारी संसद बनाएगी। जैसे जैसे समय की ज़रूरत होगी, कभी हमें रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो कभी हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश के आए हुए शरणार्थियों के लिए, इन सब को हमें कई बार क्या होगा? नागरिकता देनी होगी, तो हमें अलग अलग नियम कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अधिकार हमने दे दिया भारत की संसद। तो भारत की संसद ने पहली बार नागरिकता कानून कब बनाया था? 1955 में बनाया था। अब भारत में नागरिकता लेने के 5 तरीके कौन कौन से? भारत में जन्म से, पंजीकरण से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से और भूमि अर्जन, इन 5 आधार पर नागरिकता मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन 5 आधार में नागरिकता मिलने के प्रावधान क्या होते हैं। भाई हमें जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है, पंजीकरण से कैसे मिलती है, वंशानुक्रम से कैसे मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। देखो, पहले हमारे यहाँ पे क्या था कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो गया तो उसको हम क्या करेंगे? भारत की नागरिकता मिले। फिर हमने कहा देखो यार बड़ी समस्या हो रही है, बहुत सारे लोग भारत तो आ जाते हैं। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान से कि बहुत सारे लोग क्या होता था, प्रेग्नेंट लेडीज भारत आ जाती थी। आगे भी पर्यटन की वीजा की, जैसे उनका 9 मंथ हो रहा होता था वो भारत आ गई कि, और जैसे अब उनके बच्चे ने जन्म ले लिया तो उन्हें स्वतः में क्या करनी पड़ रही थी? भारत सरकार को नागरिकता देनी पड़ी थी। हमने कहा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपने नागरिकों के लिए उतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, ये बाहर से आते हैं फटाक से नागरिकता ले रहे हैं। तो हमने कहा कि देखो, भारत में जन्म से नागरिकता तभी मिलेगी जब माता या पिता में से कोई एक क्या हो? भारत का नागरिक हो। हमने कहा ये बात तो सही है, या तो माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन ऐसा ना हो कि भैया दूसरा क्या हो? अवैध प्रवासी हो। अवैध प्रवासी का मतलब क्या हुआ कि भैया हमारे यहाँ पे मान लीजिए माता लड़की तो भारत की नागरिक है, लेकिन जो लड़का है ना वो तो पाकिस्तान से आया है, तारों के नीचे से, जैसे आपने बजरंगी भाईजान मूवी में देखा है। भाई भारत आ रहे हो तो अवैध प्रवासी क्या होता है? जो वीजा लेकर नहीं आया। आपको वीजा पता है क्या होता है? वीजा और पासपोर्ट में अंतर पता है कि नहीं पता है? देखो, वीजा होता है जिस देश में जा रहे हो उस देश से आपको अनुमति लेनी होती है। आज कोई व्यक्ति भारत में आ रहा है तो उसे अनुमति लेनी होगी कि भाई भारत में हम 15 दिन के लिए आना चाह रहे हैं, हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। उसे अपना उद्देश्य बताना होगा कि भाई हम पर्यटन भारत में घूमने आ रहे हैं, कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, हम किस उद्देश्य से भारत आ रहे हैं।
उस आधार पर भारत सरकार उसको वीज़ा दे देती कि चलिए आप आ जाइए। पासपोर्ट का मतलब होता है कि भैया आप अपना देश छोड़ सकते हो, अर्थात आपको विदेश जाने का अधिकार है। भैया आप जाना चाहते हो अमेरिका घूमने, तो अपने देश से भी तो पूछना पड़ेगा कि भैया हम भारत को पूर्णतया छोड़कर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें 15 दिन के लिए भारत को छोड़कर अमेरिका घूमने जा रहे हैं। तो अगर आपको विदेश जाने का अधिकार किसके द्वारा मिलता है? पासपोर्ट के द्वारा। वो वीज़ा वो देश आपको अनुमति देता है कि भैया आप हमारे देश में आके घूम लीजिए। तो अवैध प्रवासी वो होता है जो बिना वीज़ा के द्वारा आ जाता है, क्योंकि जब आप लीगल तरीके से आएंगे तो आप अपना कारण बता के आएंगे, आपका वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो अगर भारत में किसी का जन्म हो गया, उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो भारत सरकार उसको क्या करेगी? जन्म के आधार पर नागरिकता दे देगी। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात है पंजीकरण से। भाई कोई व्यक्ति भारत घूमने आया था, उसने क्या भारत में रहा, कुछ दिन काम वाम भी किया, उसने भारत के लिए टाइम लिया, धीरे धीरे से भारत इतना बढ़िया लगने लगा, भारत में रच बस गया। उसने कहा अब तो भैया हमें भारत में ही रहना है, अब हम भारत सरकार की नागरिकता लेना चाहते हैं। तो भारत सरकार कहेगी देखो आप हमारे यहाँ नागरिकता लेना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है भैया, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, पंजीकरण करवा दीजिए। लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको 10 दिन में तो हमारा भारत बहुत बढ़िया लगेगा, 2 दिन के लिए तो आप किसी के यहाँ गेस्ट बन के जाओगे तो आपको बहुत वेलकम होगा, लेकिन जब आपको पूरी लाइफ रहना है तब आपको असली हकीकत समझ में आएगी। तो हमने कहा अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो आपको कम से कम भारत में 7 वर्ष रहना होगा। 7 वर्ष रहकर भारत वालों को देख लो, सुन लो, समझ लो कैसे हैं भारत वाले। ये तो क्या करें, गंजे को भी कंघी बेचने वाले हैं। एक बार समझो, क्या सच में आप भारत में रहना चाहते हो? तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता लेने की समय सीमा कितनी होती है? 7 वर्ष। अब आपने कहा ठीक है हम 7 वर्ष तो रहे हैं, लेकिन 7 वर्ष में ऐसा ना हो कि कम से कम 3 वर्ष आप जेल में ही बिता के आ रहे हो, अर्थात आपका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता लेनी है, तो टाइम पीरियड कितना है? 7 वर्ष का टाइम पीरियड है। 2 चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात तो मैं जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगी, दूसरी पंजीकरण से। चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगता है इसका फीडबैक आप जरूर दिया करिए, क्योंकि जब आपको फीडबैक आता है ना तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपके लिए और मेहनत की जाए और सब्जेक्ट के लिए। ये चीज़ें मैं बोर्ड में भी स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन बोर्ड में क्या होगा, आपको PDF नहीं मिलेंगी, ऐसे आपको PDF भी मिलती जा रही, जिससे आपको आगे नोट्स बनाने में बहुत अच्छी होगा। या फिर आप ऐसे PDF को पढ़ सकते हैं, तो इस PDF को बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। अगली होती है वंशानुक्रम, बाय डिसेंट नागरिकता। बाय डिसेंट नागरिकता कैसे मिलती है? भाई जैसे आपके पूर्वज हैं, आपके माता पिता भारत में ही रह रहे हैं, जैसे हम लोग हैं भारत में ही रह रहे हैं, हमारे माता पिता पूर्वज, तो हम लोगों को कैसे मिल जाएगी? वंशानुक्रम से नागरिकता मिल जाएगी। इसी के साथ साथ जो हमारे PIO होते हैं, PIO भी अगर नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें वंशानुक्रम के द्वारा हम नागरिकता दे देते हैं। अगली क्या है? देशीकरण। देशीकरण के द्वारा जिसे हमने पाकिस्तान के अदनान स्वामी को नागरिकता दिया था, कि कुछ लोग एकदम देसी हो गए, उन्हें लगा कि भारत हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देशीकरण द्वारा नागरिकता लेने के लिए एक टाइम चीज़ है। पहली बात तो देशीकरण द्वारा नागरिकता लेने के व्यक्ति को भारत में कितना रहना चाहिए? 10 वर्ष रहना चाहिए। दूसरा, उसे 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हमारे संविधान में 12 सूचियाँ हैं कि नहीं? 12 सूची में 8वीं अनुसूची में कितनी? 22 भाषाओं का वर्णन है। तो इस 22 भाषाओं में उसे एक भाषा का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, एक और चीज़ इसमें लिखी है, अगर आपने साहित्य में, शिक्षा में, कला में, शांति में, समाज सेवा में कुछ विशेष काम किया है ना, तो इन दोनों की शर्तें ना पूरी होने पर भी भारत सरकार आपको टाइम लिमिट की ना पूरे होने पर भी नागरिकता दे सकती है। जैसे हमने पाकिस्तान के अदनान स्वामी को कैसे देशीकरण द्वारा नागरिकता दिया था, हमने मदर टेरेसा को कैसे नागरिकता दिया था? देशीकरण द्वारा नागरिकता दिया था। अगली क्या होती है? भूमि अर्जन। भाई आपने अगर किसी क्षेत्र को जीत लिया, आज आपने जीत लिया लाहौर को, तो लाहौर को जीत लिया तो वहाँ के नागरिक जो लोग हैं अभी तक पाकिस्तान के नागरिक थे कि नहीं? आज आपने जीत लिया तो आप उन्हें नागरिकता दोगे कि नहीं?
अगर आपने किसी क्षेत्र को भूमि अर्जन कर लिया तो उस क्षेत्र के निवासियों को आप क्या करते हो, स्वतः नागरिकता दे देते हो। तो भारत में नागरिकता मिलने के आधार कितने हैं? भारत में नागरिकता मिलने के 5 आधार हैं। जन्म से, पंजीकरण से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, भूमि अर्जन द्वारा। इन 5 आधार पर भारत सरकार आपको नागरिकता देती है। हमारे भारत में नागरिकता का अंत कैसे हो जाता है? भैया अगर आपको नागरिकता मिली है तो भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन भी सकती है। हमारे यहाँ पे नागरिकता का अंत होता है 3 प्रकार से, त्याग से, बर्खास्त से और वंचित से। अगर आपको भारत की नागरिकता नहीं लेनी है, आपने कहा कि हमें जाके चीन की नागरिकता लेनी है, हमें जाके पाकिस्तान की नागरिकता लेनी है, तो आप स्वतः भारत सरकार की नागरिकता छोड़ सकते हो कि भाई हमें भारत सरकार की नागरिकता नहीं चाहिए। पहली बात तो आपने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। दूसरी बात क्या कि भैया नागरिकता भारत सरकार आपकी बर्खास्त भी कर सकती है। पता चल रहा है भारत चीन का युद्ध चल रहा है और आप क्या कर रहे हो, चीन की जो सूचनाएं है चीन को उपलब्ध करा रहे हो, शत्रु देश के साथ आपके संबंध हैं या आप ऐसी घटनाओं में शामिल हो रहे हो जो राष्ट्र विरोधी हैं, तब भारत सरकार आपकी नागरिकता बर्खास्त कर सकती है। अगला है वंचित। आपने बाय रजिस्ट्रेशन या किसी तरीके से नागरिकता के लिए आवेदन किया। नागरिकता के आवेदन करने में जो आपसे सूचनाएं, जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई, वो इंफॉर्मेशन क्या कर दिया आपने, गलत दे दिया, तो भी भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। देखो नागरिक तो समझ में आया। कानूनी आधार पर व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? कानूनी आधार पर पहला व्यक्ति कौन होता है? नागरिक, जो किसी न किसी देश का नागरिक है। जैसे हम सब ने भारत सरकार की नागरिकता ले रखी है तो हम भारत के नागरिक हैं। दूसरा व्यक्ति कौन सा है? विदेशी। आज जब अगर अमेरिका घूमने जाओगे तो आप दूसरे देश में विदेशी कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? तो दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति होता है विदेशी। अपने देश में तो आप नागरिक हो, अन्य किसी भी देश में जाओगे तो आप क्या कहलाओगे? विदेशी या अन्य देशी। एक व्यक्ति होता है आपका शरणार्थी। शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो युद्ध ये किसी वजह से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण ले लिया। जैसे हमारे म्यांमार में बहुत सारे रोहिंग्या शरणार्थियों ने शरण ले रखी थी। जैसे आपका रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा तो बहुत सारे लोग अपने देश छोड़ के पोलैंड वगैरह में जाके शरण ले रहे थे। युद्ध, डर, भय किसी वजह से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेते तो क्या होते हैं? शरणार्थी। एक व्यक्ति क्या होता है? नागरिकता से विहीन या वंचित व्यक्ति, कि उसने आतंकवादी जैसी घटनाओं में भाग ले लिया या किसी और घटनाओं में, तो भैया क्या होता है? सरकार आपसे नागरिकता छीन लेती है कि अब हम आपको अपना नागरिक मानने से मना कर रहे हैं, आप ऐसी घटनाओं में भाग ले रहे हो, तो व्यक्ति क्या हो गया? नागरिकता से वंचित। कानूनी आधार पर व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, नागरिक, विदेशी, शरणार्थी और वंचित। चारों चीज़ें समझ में आई कि नहीं? कल की क्लास में हम नागरिकता संशोधन, नागरिकता कानून, एनआरसी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अच्छे नागरिक बनिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा, अपने माँ बाप के सपने पूरे करिएगा।